गया। जब पहचान की गई तो उस पहचान में एक ऐसा नक्सली पहचाना गया जिस नक्सली को नक्सलियों की जो हार्डकोर बड़ा शीर्ष नेतृत्व होता है उसका महासचिव बताया गया। बासु राजू का, जो बासु राजू का आप नाम सुन रहे होंगे, और इसी हेलीकॉप्टर से उन नक्सलियों को जो है यहां पे उतारा गया है। और मैं आपको बता दूं, इन सारे क्षेत्रों में जब कहा जाता है नक्सल का आतंक का अंत, ये जो मुठभेड़ हुई थी ये अबूझमाड़ के क्षेत्र में हुई थी और डीआरजी के जो हमारे जवान हैं उन जवानों ने जो है इस सफलता को प्राप्त की। और मैं आपको बता दूं, इन बीहड़ों में काम करना आसान नहीं है। दो धारी तलवार पे हम हमेशा खड़े रहते हैं, एक तरफ पुलिस रहती है, एक तरफ नक्सल रहते हैं। हमारे शब्द किनको तकलीफ पहुंचा दें, इसका जो है रिजल्ट हम स्वयं नहीं बता सकते। बहरहाल इन अबूझमाड़ के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, बहुत सारे ग्राउंड जो है इन्होंने कवरेज किए हैं और नक्सल संगठन पे भी काफी उनकी समस्याएं या जो सरकार की नीतियां उन पे बड़ा बड़ा काम जो है रानू भैया ने किया है। हमारे बड़े भाई हैं, तो रानू भैया से समझते हैं ये जो मुठभेड़ हुई, ढेर सारी मुठभेड़ों को आपने बड़े करीब से जो है कवर किया है। ये जो मुठभेड़ कल की हुई, इस मुठभेड़ के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहला निवेदन कि आप बड़े भाई हैं उम्र में, तो आप मुझे भैया ना कहें, आप नाम से संबोधित करें। दूसरी इस बात की धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ये जो मुठभेड़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जवानों के एंगल से बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक मुठभेड़ है ये, क्योंकि जब से माओवाद संगठन हुआ है 1967 से नक्सलवाद को ले लें या आगे चलकर इसके कन्वर्ट होने का माओवाद से ले लें, आज तक कभी भी सेक्रेटरी स्तर का कोई माओवादी मारा नहीं गया। ये बात जरूर है कि सेंट्रल कमेटी के लोग मारे गए हैं, लेकिन सीधे सीधे अगर सचिव को टारगेट किया गया है जो कि नेतृत्व करता है पूरे देश के संगठन का, तो उसका मारा जाना अब तक इससे बड़ी कोई सफलता हो ही नहीं सकती। और उसमें सबसे खास बात ये थी कि हम पहले भी सोचते थे कि कभी अगर बसव राजू को टारगेट किया जाएगा या हिड़मा को टारगेट किया जाएगा तो क्या माहौल होगा, क्या मंजर होगा। लेकिन 2024 से जिस तरह से जवानों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, जो अटैक करने की तरीके में बदलाव लाया है, जो नए नए एम्बुश लगाने के तरीके में जो बदलाव लाया है, तो ये उसकी सफलता का परिणाम है कि बहुत कम नुकसान, हालांकि नुकसान ही होता है। 2 जवानों की शहादत को नमन है, लेकिन 2 जवानों के शहादत के बाद भी इतनी बड़ी सफलता मिल जाना, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि माओवाद की रीढ़ को तोड़ दिया गया है। आप समझिए कि रीढ़ जो मुख्य रीढ़ होती है। दूसरा एंगल ये भी है माओवादियों के नजरिए से अगर देखा जाए कि एक माओवादियों की बैन जरूर है, लेकिन पार्टी है, पार्टी का एक स्ट्रक्चर है जिसका अब जो सचिव का पद खाली हो गया है, लेकिन अभी भी कई पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं पार्टी में जो जीवित हैं। ये देखना होगा कि अब माओवादी पार्टी उस सचिव के पद पर किसको बैठाती है और जिसको बैठाएगी वो आगे का संचालन कैसे करेगा, क्योंकि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इस वक्त माओवादी पार्टी जो है गुजर रही है। और यही वजह है कि पोलित ब्यूरो ने इस बात को भी जिक्र किया था अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज में कि समय अनुकूल नहीं है, हम सभी को अलग अलग टुकड़ियों में छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए, हमको जिंदा रहना पड़ेगा ताकि लड़ाई जिंदा रहे। ये मांग के पोलित ब्यूरो का लिखित पत्र है। और यही वजह है कि आपने बसव राजू को इतनी आसानी से जो टारगेट किया, आसान नहीं है कोई भी मुठभेड़, लेकिन बसव राजू के मार्फत अगर आप देखें तो बहुत आसान थी ये मुठभेड़, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब बसव राजू से मुठभेड़ होगी तो मैंने किसी एक आईपीएस का नाम नहीं लूंगा, एक आईपीएस से मैंने यही नारायणपुर में पूछा था कि सर यहाँ पर जिसने माओवाद का नेतृत्व करके यहाँ पर जो लाए थे, जो बहुत बुजुर्ग माओवादी हैं, उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो भी यहीं पे हैं। उनका बहुत अच्छा नाम था, जो 1980 में जब उन्होंने लीडरशिप किया था, तो उनको क्यों नहीं, कोसा, मैंने कहा हाँ कि कोसा जो है वो यहाँ पर है, तो उनको क्यों नहीं घेरा जा रहा है। तो आईपीएस ने मुझसे कहा था कि तिवारी जी वो कोसा है, मजाक नहीं है। जिस तरह से हमारे डीजी होते हैं उस लेवल की उनकी सिक्योरिटी होती है, तो अभी मेरे पास उतनी फोर्स नहीं कि मैं उनको घेर पाऊं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक आईपीएस के बयान थे मुझसे। तो आप सोचिए कि एक समय में वो था और एक समय आज है कि उनके आप वाकई में जो डीजीपी हैं आपने उनको मार गिराया, जो मतलब डीजी हैं इस तरह के, जो कई लेयरों में रहते होंगे। कल मेरी बात हो रही थी उनके एक गनमैन से जो उनके साथ 1 साल इसी अबूझमाड़ में रह चुका है और उसने अभी हाल फिलहाल में सरेंडर किया है। उसने बताया कि उसने एक खास बात बताई कि पूरे देश में हथियार को लेकर आंदोलन चलाने वाले का ये जो सचिव है पार्टी का, वो हाथ में हथियार नहीं रखता, लैपटॉप रखता था।
बसवराजू कभी भी हाथ में 47 लेके नहीं चलता था, क्योंकि उसके सिक्योरिटी में 50 से 60 मिनिमम ऑटोमेटिक वेपन के लड़ाके होते थे। इतनी सिक्योरिटी में रहने के कारण वो अपने हाथ में हथियार नहीं रखता था, वो लैपटॉप रखता था, और उसके बाद सोचिए हथियार वाली पार्टी का संचालन करता था। तो 50-60 की संख्या तो रहती है उसके सिक्योरिटी में। अभी अबूझबाड़ का अगर बात किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों को ढेर सारी सफलताएं मिली हैं अबूझबाड़ में। अगर थुलथुली मुठभेड़ की बात करें, नेशनल पार्क एरिया का जो पीछे का एरिया बेदरे कुटरू वाला एरिया कहें, जी, जहां 31 मारे गए थे, ढेर सारी जो है यहाँ पे जो है ये काफी सेफ माना जाता था। अब जो है यहाँ पे अबूझमाड़ में जो है फोर्स बेध रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो ये जिनको ये अपना सेफ जोन मानते थे, उन सेफ जोन में अब ये असुरक्षित है, इनका खेल यहाँ से तमाम हो चुका है? देखिए, खेल तमाम होना बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। राजनीतिक बयान है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 400 सीटें आने का दावा किया गया था, ठीक उसी तरह ये वही वाली मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके कैमरे में कर्रे गुट्टा वाली पहाड़ी के बाद में भी नक्सलियों ने एक बड़ा जो है अंजाम दिया था, 4 से 5 लोगों की हत्या की थी। उन्होंने बताया था कि हम जहां चाहेंगे, जिसकी चाहेंगे उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 31 मार्च तक मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे अंदर की भावना है, जो देख के समझ में आ रहा है, कि कई गांव में ऐसा होता था कि लोग लोटा लेके समझ पे जा रहे हैं और गांव ओडीएफ मुक्त होता था। ठीक उसी तरह से हो जाएगा कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, भले कागजों में, जमीन पे थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि खत्म नहीं होगा, खत्म तो ईमानदारी से अगर लड़ेंगे तो जरूर होगा। माओवाद तो एक विद्रोह है, और विद्रोह को आपको ईमानदारी से, शांति से सुलझाना पड़ेगा। खत्म होगा, हर किसी का समय है, तो इसका भी समय है खत्म होने का। लेकिन 31 मार्च तो नहीं लगता मुझे कि खत्म हो जाएगा। और ये भी नहीं बोला जा सकता अभी कि अपने अंतिम दौर में है। कारण ये है कि इनकी लड़ाई ही छद्म है, ये छुप कर वार करते हैं, तो आपको वहीं गायब हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे कोई नहीं मिल रहा तो कोई नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, ये हवा है, नहीं दिख रहे हैं लेकिन है। तो अच्छा, कर्रे गुट्टा की जब पहाड़ी पे जो है चारों तरफ से फोर्स ने घेरा था, तो लगातार इनके तरफ से जो है प्रेस नोट जारी किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, हम शांति वार्ता चाहते हैं। और हम लोगों ने देखा कि ढेर सारी बंदूकें जो है वहां पे बीजापुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रखी गई थी। तो शांति वार्ता तरह से नहीं, देखिए, एकदम मतलब ये बहुत राजनीतिक सवाल है कि इस तरह के सवाल जो है, कारण ये बता रहा हूँ कि आप डेट वाइज अगर मिलान करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शांति वार्ता को लेकर उसके पहले से इनके पत्र आने शुरू हो गए थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने नहीं, मैंने रुपेश का जब इंटरव्यू किया, रुपेश के 2 प्रेस नोट आ चुके थे शांति वार्ता को लेकर, अभय का एक प्रेस नोट आ चुका था शांति वार्ता। रुपेश का भी नाम चल रहा था, हाँ, लेकिन वो नहीं है, निकल गया था यहाँ से। तो ये 3 प्रेस नोट आने के बाद कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये नहीं बोल सकते कि कर्रे गुट्टा ऑपरेशन के बाद उन्होंने शांति वार्ता देखिए, उन्होंने ये कहा कि शांति वार्ता पे पहल होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है तो वो भी अपना काम रोकेंगे नहीं। और ये सरकार चला रहे हैं, तो हाँ, वो तो जनता ना सरकार है, जनता सरकार चलाने की बात कह रहे नहीं, उनका प्रोजेक्ट ही है जनता ना सरकार का। और देखिए, अभी हाल ही में मैंने भी जब रुपेश से मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि आप बहुत निश्चिंत बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनता है। मैं बोला, जनता ही तो नहीं है आपके साथ, क्योंकि जब तक जनता थी तब तक उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा था। बीच में भंडारपदर के मुठभेड़ पे जब मैं गया था तो वहाँ गांव वाले से बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। उसने भी इस बात का जिक्र किया था कि किसी समय हम माओवादियों के साथ थे, जब माओवादी गांव में रोज आते थे। अब बगल में कैंप लग गया है, फोर्स आती है, अब हम फोर्स के साथ हैं। तो जनता जो ताकतवर है उसके साथ होगी। अब पहले माओवादी ताकतवर थे, उनके साथ थी, तो सरकार उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। अब सरकार उन इलाकों में मजबूत होती जा रही है तो सरकार के साथ हैं, तो अब सरकार को नुकसान कम हो रहा है। देखिए, जवान कम शहीद हो रहे हैं। अच्छा, एक तिवारी जी, एक बड़ा सवाल है। ढेर सारे अंदरूनी क्षेत्रों में जो है हम लोग की कवरेज रही, टेकलगुड़ा मुठभेड़ की ले लें या काफी विकास नहीं होने की वजह से क्या गांव वालों को सुविधा मिले? ये तो विकास को बाधित कर रहे हैं। देखिए, ये विकास को ये भी बहुत अच्छा अहम सवाल है। बहुत पहले मैंने एक वहाँ पे केरलापाल में एक रिपोर्टिंग की थी। बारिश के समय में एक नदी जो उफान पे थी और आदिवासी अपने बच्चों को बड़े पतीलों में डालकर पार कर रहे थे। तो जब मैंने उस पे रिपोर्टिंग में मैंने इस बात का जिक्र किया कि माओवादियों की वजह से यहाँ पर पुल नहीं बन पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, जो आपने कहा है ना। तो उस रिपोर्ट के 4-5 दिन बाद मुझे किसी एक बड़े माओवादी लीडर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम आपकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं और आपने कहा कि हमारी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये मुझसे सवाल पूछा कि हम तो 80 में आए दंडकारण्य में, देश तो 47 में आजाद हो गया था। जब 47 में देश आजाद हुआ तो 47 से 80 के बीच में
यहाँ केरलापाल में हम एयरपोर्ट बनाने तो नहीं बोल रहे थे, पुल ही बनाना था नदी के उस पार। उस वक्त भी लोग रहते थे, तब आपने विकास क्यों नहीं किया? छोटा विकास ना, एयरपोर्ट नहीं चाहिए था, पुल तो बना सकते थे, लोगों की जो बेसिक जरूरत थी। अगर तब आप पुल बनाते तो हमको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये उनका तर्क था और मेरे पास उनके तर्क का कोई जवाब नहीं था। वाकई में एक छोटा पुल तो बनाया जा सकता था उस समय जब एयरपोर्ट दिल्ली में बन रहा था। हम इतने भी पिछड़े तो नहीं थे आजादी के बाद कि हम पुल ना बना पाते, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हर किसी बनाने के लिए वो कर रहे थे, छोटा बात आपने कहा। हाँ, छोटा बात मतलब एक छोटा पुल तो बना सकते थे ना आप उस नदी पे उस वक्त जब आप देश की आजादी के बाद एयरपोर्ट बने ना हमारे देश में। तो जब आप दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता और मद्रास में, उस समय मद्रास एयरपोर्ट बन रहा था, उस समय केरलापाल में एक पुल बन सकता था। लेकिन आप लोगों ने, जो सरकार ने इस इलाके को अनाथ छोड़ा, तब वो बेवजह के नाथ बन के चले आए। बेवजह के नाथ, है ना। हाँ, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माओवादियों ने आदिवासियों के हित को साधने के लिए हितैषी बनकर। कल तिवारी जी एक प्रेस नोट जो है कल भी दिखाई दे रहा था, दिल्ली के एडिशन की वो जो है बात कही जा रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि इनको शायद गिरफ्तार किया जा सकता था। हाँ, ये जो डी राजा हैं, उन्होंने सीपीआई जो पार्टी है उनके जो हेड है डी राजा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े नेता थे, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। मारना उसकी उन्होंने निंदा की। लैपटॉप लेके चलते थे, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन पढ़ाई तो नक्सल की करवा रहे थे क्षेत्र में ना। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई किसकी करा रहे थे, मैं उनकी तरफ से बात नहीं रख रहा हूँ। आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, मैं उनका तर्क नहीं रख रहा हूँ। मेरे पास जो जानकारी आई वो बता रहा हूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो आदमी पूरे हथियार के दम पे है, इतना बड़ा संगठन चला रहा है, वो खुद हथियार लेकर। कलम वाली ताकत, कलम नहीं, लैपटॉप वाली, उसमें कलम कहाँ से आ गई? चलिए लिखते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो है उसका बताते हैं कि भाई लैपटॉप पे लिखते हैं। तो आपको एक चीज और बता दूं कि आप सोचिए कब बहुत ध्यान से कि हथियार के दम पे चल रही है लड़ाई माओवादियों की, लेकिन वो हथियार का यूज बहुत कम करते हैं, सिर्फ टांग के रखते हैं। साइकोलॉजिकल वार है, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मारे जा रहे हैं दिमाग के इस्तेमाल। हाँ, मारे जा, देखिए दोनों समय, युद्ध में दोनों का समय है। कभी माओवादियों का समय था, उन्होंने 76 जवानों की हत्या कर दी। बिल्कुल सही। रानी बोदली में 55 लोगों की हत्या कर दी, मिनपा में 17 लोगों की हत्या की, बुरकापाल में 25 लोगों की हत्या की, जीरम में 32 लोगों की हत्या की। ये भी समय बस्तर ने देखा है। समय पलटा है। आज 38 माओवादी थुलथुली में मारे जा रहे हैं, हापाटोला में 29 मारे जा रहे हैं, वहाँ इंद्रावती में 31 मारे जा रहे हैं, आंड्री में 26 मारे जा रहे हैं, कोरचोली में 13 मारे जा रहे हैं। तो समय है, कभी वो मारे जा रहे थे, कभी ये मारे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन सोचना ही होगा कि मारे ही जा रहे हैं दोनों तरफ से। उसके बाद जैसे मैंने एक दिन, हालांकि बहुत लंबा, पता नहीं आपके चैनल में चलेगा नहीं, मेरे चैनल तो बहुत लंबा चलता है। नहीं, अगर चले तो अच्छी बात है कि मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, बहुत छोटा सा, कि मैंने देखा जगरगुंडा की तरफ एक बहुत खूबसूरत काली सी सड़क थी और उस काली सी सड़क के ऊपर एक गांव की औरत पैदल चली जा रही थी नंगे पैर। तो मैंने उसके फोटोग्राफ्स लेकर फेसबुक में डाला और मैंने लिखा था कि केवल खदानों का खोदना, सड़कों का निर्माण ही विकास ना माना जाए। आदिवासियों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक विकास को ही असल विकास माना जाएगा। आप आदिवासियों को शिक्षित कर दीजिए। अब कलेक्टर बनना है या किसान, ये आदिवासी खुद तय करेंगे, और इतना कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी चट्ट गरम सड़क से तो पगडंडियां ही बेहतर है। तो कारण ये है कि वो लोग इसलिए आए क्योंकि इस इलाके को अछूता छोड़ दिया गया था। उनको एक बहुत अच्छा स्पेस मिला, उनको अपने लिए एक पनाहगार की आवश्यकता थी माओवादियों को। और यहाँ पे जब माओवादी आए 80 के दशक में, तो यहाँ कोई जल जंगल जमीन की लड़ाई थी नहीं। इतना जल, इतना जंगल, इतना जमीन था कि कोई लड़ाई नहीं थी। तो उस बात को आपने बेस बना के अपने लिए यहाँ पे जगह बनाया, तो अलग बात है। लेकिन ये भी बात सही है कि उस लड़ाई से बस्तर को कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी उनको खत्म करके भी अगर बस्तर को कुछ हासिल हो जाए तो लगेगा कि सार्थक है ये। तो वाकई में जिस तरह से आप सुन रहे थे रानू भाई को कि किस तरह से वो बता रहे थे। पुष्पेन हमारे साथ हैं और पुष्पेन से भी संवाद लेते हैं। पुष्पेन, लंबे समय से आप जो है यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ कई क्षेत्रों में गया हुआ हूँ। आपको क्या लगता है, अब लड़ाई लड़ाई का निर्णय कहें तो निकलने वाला है क्या? निर्णायक स्थिति में पहुंच गई लड़ाई क्या? आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर 2017 से 21 तक की डाटा की बात करूं तो उस समय जो है प्रतिवर्ष 50 नक्सली मारे जाते रहे हैं, लेकिन अभी जो है पिछले 7 महीने में 173 नक्सली जो है मारे गए हैं और पिछले 2 सालों में 336 माओवादी मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। और जो है आज ही देखिए, सेंट्रल कमेटी के जो है महासचिव बासव राजू
जैसे जो टॉप लीडर हैं, अभी तक जितनी भारत में नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, पहली बार कोई जो है महासचिव स्तर का जो है नेता मारा गया है। इसके पूर्व में ही नीति को आप लोग जान रहे हैं, वो हुए। हाल ही में जो इनकी सफलता मैं बताना चाह रहा हूँ, सुरक्षा पुलिस की। तो पुअर्ती जो गांव है, सेंट्रल कमेटी के हिड़मा, वहां पर इन्होंने कैंप स्थापित किया। कड़े जो कुर्रे जो पहाड़ है, अभी करे गट्टा जो पहाड़ है, वहां पर भी फोर्स निकल अपना मतलब कुछ दिन पहले फतह हासिल की। उसके बाद बड़े सेट्टी जैसे गांव को नक्सल मुक्त किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सफलताएं मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दी है मार्च 2026, तो फोर्स भी उस ओर अग्रसर है। देखें, लगातार हम लोग इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों की सुखद तस्वीर दिखाने के लिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं। देखें, आखिर नक्सल से हासिल क्या होता है। जब नक्सली दूर जाएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। हम मुलेर गए और अभी इस नारायणपुर की बात कही जाए, इस नारायणपुर की बात कही जाए तो एक मार्ग भी यहां से महाराष्ट्र के लिए चालू कर दिया गया। वो होप कैसे पाया, जब नक्सल को हम कम किए, जब